हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। ये लेक्चर में हम डाइवर्सिटी के जितने इंडाइसेस है उसको एकदम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आता है। ठीक है, तो गेट लाइफ साइंस में भी आपको इसका सवाल देखने को मिलेगा। गेट बीटी में तो इकोलॉजी नहीं पूछते, महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंस में भी देखने को मिलेगा। फिर आपका आएगा आईआईटी जैम, उसके अंदर भी आता है। और सीएसआर नेट लाइफ साइंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या ये हर एक साल पूछा जाएगा क्या सीएसआर नेट के अंदर? तो नहीं, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी भी वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन पे नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, आसान है। सिर्फ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से आपको ये समझना है ज्यादा। तो अपना यूट्यूब चैनल भी है, आपको बस youtube.com या फिर यूट्यूब ऐप के अंदर फेस द टेस्ट लाइफ साइंस करके सर्च कर लेना है, तो आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे फ्री लेक्चर्स पड़े हुए हैं। 10-10 साल के पीवाईक्यूज मैंने सॉल्व करवाए हैं, और नई सीरीज जो है वो भी आने वाली है। स्ट्रेटेजी के लेक्चर्स भी मैंने उसके अंदर जो है अपलोड किए हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। डीबीटी की सीरीज है, उसके अंदर सब कुछ है। आपको बुक्स कौन सा रेफर करना है, सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। तो अपना चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बाद में ये पॉसिबिलिटी है फिर कि बाद में ये चैनल आपको ना मिले, क्योंकि ये चैनल न्यू है तो ज़्यादा ऊपर ये नहीं आता है, इतने जल्दी वो नहीं आता। तो आपके सपोर्ट से मुझे भी हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए, और एक से एक वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अपना गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड ऐप भी है, फेस द टेस्ट करके सर्च कर लेना है। इसके अंदर भी आपको बहुत चीपेस्ट प्राइस में कोर्सेस मिलेंगे, बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा फ्री वाला, वो भी आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। अपने 2 टेलीग्राम ग्रुप्स है, एक है क्विज के लिए। तो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ग्रुप आईडी आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम ऐप के अंदर, तो आपके सामने अपना क्विज वाला टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर 3000 से ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के क्विज क्वेश्चंस पड़े हुए हैं इसके अंदर, इसीलिए 5200 बच्चे ज्वाइंट है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अपना दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है डाउट डिस्कशन के लिए। तो जो भी क्विजेस में आपको डाउट आता है, पीवाईक्यू सॉल्व करने में डाउट आता है, तो ये ग्रुप आईडी आपको सर्च कर लेना है एग्जैक्टली एज इट इज, और फिर आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे डाउट डिस्कस करते हैं, और इससे उनको ज्यादा फायदा होता है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं अंडर माय पर्सनलाइज गाइडेंस, तो अपना एकेडमी है पुणे सिटी के अंदर। आपको एकेडमी इंस्टीट्यूट का एड्रेस ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो इन फाइंडिंग द एड्रेस या फिर लोकेशन ऑफ अवर एकेडमी, देन यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो वो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अंडर माय पर्सनलाइज गाइडेंस में खुद अकेला पढ़ाता हूँ, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा ही नहीं। डाउट डिस्कशन भी होता है क्लासरूम के अंदर। रेगुलर सेल्फ डिजाइन जो मैं बनाता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस वाली जो टेस्ट है वो आपसे सॉल्व करवा लेता हूँ एवरी वीकेंड। तो आप ये कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर। गारंटीड ये बोलता हूँ मैं कि सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेता हूँ एक बैच में। तो पर्सनलाइज अटेंशन आपको मिलेगा, और रात के 2 बजे तक मैं डाउट सॉल्व करता हूँ अपने टेलीग्राम ऐप के अंदर। जो ऑफलाइन बच्चे होते हैं उनके लिए मैं अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप पुणे नहीं आ सकते या फिर बहुत दूर है, तो फिर ये अभी के लिए बेस्ट ऑफर चल रही है। एंटायर CSN नेट लाइफ साइंस कोर्स यू विल गेट इन जस्ट 3000 रुपीज इफ यू ज्वाइन माई कोर्स डायरेक्टली फ्रॉम अवर एंड्रॉइड ऐप। ठीक है, और यही कोर्स टेस्टबुक.com, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अन अकेडमी की तरह प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आपको यही कोर्स मिलेगा, लेकिन उस पे जो है प्राइस थोड़ा ज्यादा होगा। तो आप अगर डायरेक्टली मेरे से ही परचेस करते हैं तो आपको ये प्राइस में मिलेगा अभी। तो ये सिर्फ अभी के लिए ये प्राइस है, बाद में ये बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये कोर्स सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसके अंदर जो भी ये स्लाइड में दिया है सब कुछ आपको मिलेगा ये प्राइस के अंदर। तो ऐसा मत समझना कि 25,000 का इसने सीधे 3,000 कर दिया तो कोर्स क्वालिटी बेकार होगा। एक बार डेमो लेक्चर्स देख लो, उसके बाद में डिसाइड करो। जो भी नंबर 1 नंबर 2 जो भी होगा, उससे भी बढ़िया क्वालिटी का कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली परचेस करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जितने डेमो लेक्चर चाहिए उतना बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करो। तो डाइवर्सिटी इंडेक्स की हम बात करते हैं। वी कैन मेजर 2 थिंग्स बाय डाइवर्सिटी इंडेक्स। तो एकदम ध्यान से समझना इसको। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में, उसको पता ही नहीं होता, या फिर वो सिर्फ न्यूमेरिकल पे फॉर्मूला रट्टा मार के चले जाते हैं। तो इस पे अगर कंफ्यूजिंग या फिर ट्रिकी क्वेश्चन आया तो फिर उनसे वो सॉल्व नहीं होगा।
बेसिक टू एडवांस समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में सिर्फ दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन ये सर के ऊपर से जाता है। जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आ जाए। तो एकदम अच्छे से मैं इसके अंदर आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले डायवर्सिटी इंडेक्स से हम दो चीजें पढ़ते हैं या फिर मेजर करते हैं। कौन सा करेंगे? स्पीशीज रिचनेस करेंगे। स्पीशीज रिचनेस मतलब कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है एक एरिया में, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया आप इमेजिन करो, फॉरेस्ट का एक टुकड़ा ले लो, उसके अंदर डियर भी है, लायन भी है, एलिफेंट भी है, तो तीन स्पीशीज हो गए अलग अलग। तो स्पीशीज रिचनेस क्या हुआ वो फॉरेस्ट के टुकड़े का? तीन, क्योंकि तीन स्पीशीज है प्रेजेंट। स्पीशीज इवननेस भी हम मेजर करते हैं, अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया। वही एग्जांपल लो, एक फॉरेस्ट का टुकड़ा जो है, फॉरेस्ट का एक पीस कंसिडर करो आप। ये पीस के अंदर फिर एलिफेंट कितने हैं, डियर कितने हैं, टाइगर कितने हैं। स्पीशीज रिचनेस में क्या देखा हमने, कौन कौन प्रेजेंट है। वहां पे हमने कंसिडर किया था कि एलिफेंट होगा, डियर होगा, लायन होगा, तो तीन हो गया नंबर ऑफ स्पीशीज। अभी स्पीशीज इवननेस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, अगर लायन प्रेजेंट है तो कितने हैं, डियर प्रेजेंट है तो कितने हैं, और एलिफेंट प्रेजेंट है तो कितने। ये आ जाएगा आपका स्पीशीज इवननेस में। अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का कितना नंबर है वो एरिया में, उसको बोलेंगे स्पीशीज इवननेस। और स्पीशीज रिचनेस मतलब कितने स्पीशीज प्रेजेंट है, एक है, दो है, तीन है। तो ये समझ में आ गया। तो डायवर्सिटी इंडेक्स से हम ये दो चीजें पढ़ते हैं। तो टाइप्स कितने हैं डायवर्सिटी इंडेक्स के? एक टाइप है डोमिनेंस इंडेक्स। इसके अंदर हम क्या मेजर करते हैं? इट रिप्रेजेंट्स द अबंडेंस ऑफ कॉमन और डोमिनेंट स्पीशीज। तो डोमिनेंट स्पीशीज का नंबर कितना है। अगर हम अभी लायन, डियर और एलिफेंट की बात करें, तो लायन से सब डरते हैं, तो लायन डोमिनेंट हो गया, क्योंकि लायन किल कर सकता है बहुत सारे जानवरों को, तो लायन डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंस इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपको खास करके आपको ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में कौन सा स्पीशीज ज्यादा तो पाया जाता है, मतलब जिसका नंबर ज्यादा होगा, या फिर जो डोमिनेट करता होगा वहां पे, जो शक्तिशाली होगा। तो एक डायवर्सिटी इंडेक्स है जो डोमिनेंट स्पीशीज को मेजर कर पाती है या फिर उसके बारे में आइडिया लग पाता है, तो वो है बाय सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक इंडेक्स। इसके अंदर, ये इंडेक्स के अंदर मेनली जो रेयर स्पीशीज होते हैं, रेयर स्पीशीज, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको दे सकती है। मान लो बहुत सारा एक फॉरेस्ट है और उसके अंदर बहुत सारे ट्रीज है, एप्पल का है, पाइनएप्पल का है, मैंगो का है, और कंसिडर करो कि जो स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होगा वो बहुत ही कम नंबर का है। तो डोमिनेंस इंडेक्स में तो हम बोल रहे थे कि जो कॉमन होगा, मतलब जो ज्यादातर पाया जाएगा, वही मैक्सिमम टाइम जो है कैलकुलेट होगा, और जो रेयरली पाया जाता है वो कैलकुलेट भी नहीं होगा ये डायवर्सिटी इंडेक्स में, या फिर ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक इंडेक्स में चाहे वो पेड़ का नंबर सिर्फ एक भी हो, मान लो मैंगो ट्री का नंबर 1 है, बनाना ट्री का नंबर 100 है, ठीक है, एप्पल का ट्री का नंबर 500 है, तो मैंगो का ट्री तो एक ही है, और अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस इंडेक्स तो वो तो कॉमनली नहीं है फिर। तो रेयर स्पीशीज के बारे में भी अगर आपको जानकारी पता करवानी है, या फिर बायोलॉजिस्ट को रेयर स्पीशीज के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अगर पता करवानी है, तो फिर यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, दैट इज शैनन डायवर्सिटी इंडेक्स। क्योंकि ये वो इंडेक्स है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रेयर स्पीशीज के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, बट इन डोमिनेंट इंडेक्स यहाँ पे सिर्फ मेनली डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में जानकारी मिले। तो रेयर स्पीशीज के बारे में अगर आपको जानकारी निकालनी है वो पर्टिकुलर एरिया की, तो फिर आपको शैनन डायवर्सिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा। इससे बायोलॉजिस्ट को जानकारी मिल जाती है इवन ऑफ रेयर स्पीशीज, अगर वहां पे वो प्रेजेंट होगा तो हालांकि हम जब ये न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करेंगे तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने दोनों देख लिया, एक एक करके पढ़ेंगे अभी। पहले हम पढ़ेंगे अभी सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स।
सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर डी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सिर्फ डी दिया जाए आपको, तो फिर आंख बंद करके आपको क्या सोचना है कि ये सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स है। तो ये क्या करेगा, इट विल मेजर द प्रोबेबिलिटी और चांस दैट एनी टू इंडिविजुअल्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल और एरिया विल बिलोंग टू सेम स्पीशीज। जो अभी ये तो बुक में दिया हुआ है, बच्चे मेमोराइज करके चले जाते हैं, लेकिन फायदा नहीं है, आपको ये सोचना है अच्छे तरीके से। और मैं हमेशा बोलता हूँ इकोलॉजी इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको इमेजिन कर पाए तो, वरना ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए। तो ये बोल क्या रहा है कि मान लो मैं स्पीशीज 1, ठीक है, 1 स्पीशीज 1 स्पीशीज 1 2 2 2 2 5 2 1 3 3, ठीक है, ये स्पीशीज नंबर मैंने एक फॉरेस्ट के हिस्से में यहाँ पे मैंने दिखा दी। स्पीशीज नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई आग बंद करके एक स्पीशीज को निकाले, कोई आग बंद करके अगर कोई एक स्पीशीज को निकाले ये फॉरेस्ट के एरिया से, तो वो कितना चांस है कि वो सेम स्पीशीज का होगा। ठीक है, अगर मैं आग बंद करके यहाँ पे कोई भी एक स्पीशीज निकालूंगा, तो कॉमन सेंस के हिसाब से क्या क्या निकलना चाहिए ज्यादा, तो या तो भैया यहाँ से एक निकलेगा ज्यादा, या फिर 2 स्पीशीज नंबर 2 भी निकल सकता है। स्पीशीज नंबर 5 निकालने की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी कम है, वो तो एक ही प्रेजेंट है। स्पीशीज नंबर 3 2 ही बार प्रेजेंट है। लेकिन मैं अगर आग बंद करके यहां से एक स्पीशीज को उठाऊं, तो जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा अवेलेबल होगा वो निकलेगा और जो कम अवेलेबल होगा वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये मेजर करेगा ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आग बंद करके मैंने निकाला एक स्पीशीज को, और अगर वो सेम स्पीशीज निकल रहा है, मैंने एक बार आग बंद करके निकाला तो ये निकला, दूसरी बार भी मैंने आग बंद करके स्पीशीज निकालने की कोशिश की तो मुझे 1 और 2 ही मिला। ठीक है, तो 2 बार मैंने आग बंद करके रैंडमली स्पीशीज को उठाया और वही स्पीशीज निकल रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्पीशीज वहां पे डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो स्पीशीज वहां पे कॉमनली फाउंड है। और सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स को इसीलिए तो हमने डोमिनेंस इंडेक्स में रखा है, क्योंकि इट विल रिप्रेजेंट द अबंडेंस ऑफ कॉमन और डोमिनेंट स्पीशीज। समझ में आया आपको, कॉमन और डोमिनेंट स्पीशीज। तो जब मैं आग बंद कर रहा हूँ, स्पीशीज निकल रहा हूँ और मुझे वही स्पीशीज बार बार या फिर मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्पीशीज का नंबर वहां पे ज्यादा है, या फिर वो कॉमन है, या फिर वो डोमिनेंट है वहां पे। तो ये इसी का बेसिस है। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांस बनता है कि कोई भी 2 स्पीशीज अगर आप रैंडमली उठाओगे तो वो सेम स्पीशीज का होगा। और अगर वो सेम स्पीशीज का निकला 2 बार 3 बार 4 बार, अगर आप निकल रहे हो बार बार आग बंद करके रैंडमली उठा रहे हो, और अगर वो सेम स्पीशीज का निकल रहा है बार बार, आपको लायन ही मिल रहा है, इसका मतलब लायन का नंबर ज्यादा होगा वो फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो कॉमनली फाउंड या डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में आपको अंदाजा मिलता है बाय कैलकुलेटिंग सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स। ओके, समझ में आया इसका लॉजिक। अभी देखते हैं, नीचे लिखा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज मेजरिंग द डोमिनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। सही बात है, क्योंकि बार बार वही स्पीशीज निकल के आ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा फाउंड होगा वहां पे, या फिर वो डोमिनेट कर रहा होगा वहां पे। समझ में आया आपको। देयर आर 2 फॉर्मूला टू कैलकुलेट डी या फिर सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स। पहला फॉर्मूला है डी इक्वल टू समेशन पी आई स्क्वायर इक्वल टू समेशन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर। उसमें पी आई क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीसीज। पी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन।
तो या तो इसका स्क्वायर ले लो, आपका डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज इन सैंपल, और कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज इन सैंपल। तो चलो यही पे देख लेते हैं ना, ये ऊपर जो मैंने यहाँ पे बार बार क्यों ड्रॉ करे, आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना टाइम आपको रिवीजन और पीवाईक्यू में लगाना है। तो टाइम आपका वेस्ट ना हो इसलिए मैं सब कुछ पहले से लिख के रख देता हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग कंपटीशन, हैंड राइटिंग कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे एजुकेटर तो लाइव लिखते हैं एक एक करके, तो उससे उनका भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी होता है। इसलिए मैं सारी चीजें पहले ही लिख देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली भी मैं पढ़ा सकता हूँ लेकिन उसमें फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हो सकता है कि वो एजुकेटर को अगर याद ही ना आए या फिर मुझे भी याद ना आए, तो वो भूल जाऊंगा आपको बताना, और हो सकता है उस पर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मुझे पावर पॉइंट पे ही पढ़ाना पसंद है। तो यहाँ पे हम समझते हैं स्मॉल एन की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज, तो अगर मैं स्पीशीज 1 की बात करूँ, कितनी बार प्रेजेंट है ऊपर बताओ, 1 2 3 4 टाइम्स प्रेजेंट है ये फॉरेस्ट के अंदर। फिर अगर मैं स्पीशीज नंबर 2 की बात करूँ, कितनी बार प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 बार प्रेजेंट है। स्पीशीज 3 कितने बार प्रेजेंट है ऊपर बॉक्स के अंदर, 2 बार। स्पीशीज 5 कितने बार प्रेजेंट है, वन टाइम। समझ में आपको कैसे कैलकुलेट करता है स्मॉल एन। और कैपिटल एन की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, तो 4 + 5 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 9 10 12। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, कितने लिखे हैं मैंने बॉक्स के अंदर, 12। तो कैपिटल एन हो जाएगा आपका 12। There is another formula to calculate Simpson's diversity index, which is shown over here. Capital D equal to summation small n into n minus 1 divided by capital N into n minus 1. तो आपको जो फॉर्मूला सुटेबल लगे उसके साथ आप जा सकते हैं, आंसर एक ही निकल के आएगा आपको। समझ में आपको। डी वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये भी थोड़ा समझ लो। तो पिछले वाले स्लाइड में जो फॉर्मूला है वो आपने अप्लाई किया और फिर आपका आंसर निकल के आ गया। कैसे इंटरप्रेट करोगे डी के वैल्यू, जितना डी का वैल्यू बड़ा होगा उतना स्पीशीज इवननेस कम होगा। अभी ये क्या लॉजिक है, बुक में इतने दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं देते बुक के अंदर। ये समझना है आपको कि डी का वैल्यू जितना ज्यादा है उतना स्पीशीज इवननेस कम है। अभी मैं क्या करूंगा, आंख बंद करूंगा और सोचूंगा इसके बाद कि सबसे पहले सिम्पसन्स इंडेक्स किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, कॉमन या डोमिनेंट स्पीशीज के लिए। तो अगर मैं रैंडमली एक एरिया से स्पीशीज उठा रहा हूं और मुझे बार बार एक ही स्पीशीज मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो स्पीशीज वहां पे कॉमन होगा या डोमिनेंट होगा। तो डी का वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे कॉमन स्पीशीज या डोमिनेंट स्पीशीज ज्यादा है। और अगर जहां पे डोमिनेंट स्पीशीज ज्यादा होता है वो दूसरे स्पीशीज को वहां पे जीने नहीं देता, ठीक है, क्यों, या फिर दूसरे स्पीशीज का नंबर कम हो जाएगा। तो स्पीशीज इवननेस या फिर अबंडेंस जो है अदर स्पीशीज का वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पहले वाले लेक्चर्स में भी ये डिस्कस किया था कि अगर कोई एरिया में डोमिनेंट स्पीशीज होगा तो वो एक तो दूसरे स्पीशीज के साथ फाइटिंग करेगा, कंपटीशन करेगा और दूसरे स्पीशीज का नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऑटोमेटिकली कोई स्पीशीज एक जगह पे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी के स्पीशीज का नंबर कम ही होने वाला है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डोमिनेंट स्पीशीज ज्यादा है तो डी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, और डोमिनेंट स्पीशीज या कॉमनली फाउंड स्पीशीज ज्यादा है तो उन्हीं का नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी के नंबर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो स्पीशीज इवननेस आपका हो जाएगा कम। वही मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जितना डी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ज्यादा डोमिनेंस होगा वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और फिर बाकी के स्पीशीज का जो नंबर है वो कम देखने को मिलेगा आपको, या फिर स्पीशीज इवननेस कम हो जाएगा। फिर स्पीशीज इवननेस बराबर कब होता है, इक्वल कब होता है, जब डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट है तब स्पीशीज इवननेस बराबर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है या फिर अबंडेंस इक्वल हो सकता है।
लेकिन डोमिनेंट स्पीशीज अगर आया तो स्पीशीज इवननेस के नंबर में गड़बड़ी आ जाएगी। तो व्हेन डोमिनेंट स्पीशीज इज एब्सेंट देयर विल बी स्पीशीज इवननेस, एंड व्हेन डोमिनेंट स्पीशीज इज प्रेजेंट स्पीशीज इवननेस विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में ही यहाँ पे मेजर करते हैं तो डोमिनेंट स्पीशीज तो होगा ही, और डोमिनेंट स्पीशीज होगा तो ये जाहिर सी बात है ये कम होने वाला है। तो ये हमने देखा। वैल्यू ऑफ डी, इसका रेंज जो है ये 0 to 1 में आता है। 0 मतलब इनफाइनाइट डाइवर्सिटी और 1 मतलब नो डाइवर्सिटी। हम बोल रहे थे कि जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा वहां पे डोमिनेंट स्पीशीज ज्यादा प्रेजेंट हो गए, सही बात है। और अगर कोई शक्तिशाली इंसान है प्रेजेंट या फिर वो बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो दूसरे स्पीशीज को कंपीट करेगा, उनको तकलीफ देगा, उनको वो मार डालेगा, उसकी वजह से फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। वहां पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज पहले देखने को मिल रहे थे, ये लायन ने सबको मार डाला, तो डाइवर्सिटी खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, और डी का वैल्यू 0 मतलब डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट, डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट। और डोमिनेंट स्पीशीज अगर एब्सेंट हुआ तो फिर अभी बाकी के जो बेचारे एनिमल्स हो गए, जिराफ, डियर, वो आजाद है, घूमेंगे, किसी का डर नहीं उनको, तो नंबर ऑफ स्पीशीज भी अच्छे खासे मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर शैतान एनिमल्स आ गए, डोमिनेंट एनिमल्स आ गए, तो वो एक दूसरे को मार डालेंगे वो। इसलिए जब डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट होगा डी का वैल्यू सबसे कम हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है ये इनफाइनाइट देखने को मिलेगी, मतलब मोर डाइवर्सिटी आप बोल सकते हो यहाँ पे, मोर डाइवर्सिटी, मोर डाइवर्सिटी। और डोमिनेट होने के बाद, बहुत ही ज्यादा डोमिनेट होने के बाद वहां पे डाइवर्सिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली 1 मतलब लास्ट की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये कंसिडर करें कि बहुत डोमिनेंट है, बहुत डोमिनेंट, 100% डोमिनेंट, 99% डोमिनेंट, तो फिर वहां पे डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी, वहां पे सिर्फ एक ही डोमिनेटिंग एनिमल देखने को मिलेगा। ठीक है, सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी कैसे कैलकुलेट करना है, 1 माइनस डी। अभी एग्जाम पेपर सेटर, सॉरी क्वेश्चन पेपर सेटर ये दो टर्म्स का फायदा उठाता है, वो दिमाग के साथ खेलता है आपके। बहुत सारे बच्चों को ये तक समझ में नहीं आता है कि सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, उनको लगता है ये दोनों सेम है, वो सेम नहीं है। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है ये डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी हम 1 माइनस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 माइनस डी। इसका भी वैल्यू 0 to 1 में आता है। ग्रेटर द 1 माइनस डी वैल्यू ग्रेटर विल बी द डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स का उल्टा चल रहा है, समझ में आपको। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स में क्या था, जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना कम डाइवर्सिटी होगा। इसके अंदर क्या है, जितना बड़ा 1 माइनस डी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिटी, तो ये इसके अंदर उल्टा चलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि इससे मेजर क्या करते हैं हम। इससे मेजर हम ये करते हैं कि कोई भी आप पर्टिकुलर एरिया से रैंडमली दो एनिमल्स या इंडिविजुअल्स को अगर आप उठाते हो तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी या चांस बनता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज का बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यही एग्जांपल वापस से लूं आपके सामने, और यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि मैंने आंख बंद करके दो इंडिविजुअल्स को उठाया, तो कितना चांस बनता है कि वो दो इंडिविजुअल अलग स्पीशीज के होगी, कितने अलग स्पीशीज के। तो अगर मैंने उठाया तो कितना चांस बनेगा इसका कि ये 5 नंबर निकल के आ जाए, स्पीशीज नंबर 5, और कितना चांस बनेगा आपका 3 स्पीशीज 3 का निकल के आए। ठीक है, या 1 और 2 का भी आप कर सकते हैं, तो वो अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अलग स्पीशीज। तो कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि आप आंख बंद करके दो इंडिविजुअल्स को उठाओगे तो वो अलग स्पीशीज से बिलोंग करेगा, तो स्पीशीज नंबर 5 अलग हो जाएगा, स्पीशीज नंबर 3 अलग हो जाएगा, तो क्या चांस बनता है। ठीक है, और यहाँ इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स को लूँ 0 to 1, ठीक है 0, चलो ये लिख ही लेता हूँ मैं, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 0 पॉइंट, तो ये 0 to 1 हो गया सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू। अगर मैं समझाने के लिए दो एग्जांपल्स लूँ,
केस 1 के लिए 0.2 लेता हूं मैं, और केस 2 के लिए मैं 0.4 लेता हूं, आपको समझाने के लिए। केस 1 में आपका मान लो डाइवर्सिटी, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू है 0.2, और केस 2 में सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स का वैल्यू है 0.4। सिम्पसन इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी इज गिवन बाय 1 माइनस डी। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं, 1 माइनस डी कितना है, 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8। और केस 2 की अगर मैं बात करूं, 1 माइनस डी मतलब 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, जीरो मतलब मैं क्या बोल रहा था कि डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट ही होगा एकदम, और 1 मतलब बहुत सारे डोमिनेंट। अभी ये जो 0.2 है, 0.2 जब जीरो से हम 1 की तरफ जाते हैं, इसका मतलब डोमिनेंट का जो नंबर होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि 1 मतलब नो डाइवर्सिटी, 1 मतलब डोमिनेंट स्पीशीज बहुत ज्यादा। तो 0.2 जो है, ये 0.2, अभी ये जीरो मतलब डोमिनेंट, डोमिनेंट ये एब्सेंट ही होगा, और 0.2 मतलब डोमिनेंट थोड़ा सा तो प्रेजेंट होगा इसके अंदर, थोड़ा सा तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और 0.4 के अंदर और ज्यादा प्रेजेंट होगा 0.2 के मुकाबले, मोर प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन हमको सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी में क्या कैलकुलेट करना है कि जब आप आग बन करके स्पीशीज को उठाओगे तो वो डिफरेंट होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। तो 0.2 में थोड़े तो प्रेजेंट हो गए, और 0.4 में भी थोड़े प्रेजेंट हो गए। तो हमको वो प्रेजेंट डोमिनेंट वालों को नहीं कैलकुलेट करना है, वो छोड़ के, तो फिर वो छोड़ के अगर आपको करना है तो फिर 1 माइनस डी कर लो आप सीधा। तो ये 0.2 नंबर क्यों बढ़ रहा है, जीरो से 0.2 क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डोमिनेंट स्पीशीज प्रेजेंट है वहां पे। जीरो मतलब नो डोमिनेंट स्पीशीज, 0.1 में डोमिनेंट स्पीशीज होगा, 0.2 में भी होगा, 0.3 में भी होगा, 0.4 में ज्यादा होगा, 0.6 में और ज्यादा, 0.8 में और ज्यादा, 1 में हाईएस्ट। लेकिन हमको डोमिनेंट वाले नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आग बंद करके डिफरेंट स्पीशीज निकालने हैं, तो डोमिनेंट वालों को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, 0.2 वाले को हटा दो 1 में से। 0.8 जो है, 0.8 नंबर ऐसा होगा कि डोमिनेंट को साइड में हटा के जो नंबर निकला वो आपका 0.8 है। डोमिनेंट को हटा के, डोमिनेंट को हटा के जो नंबर निकला केस 2 में वो 0.6 है, डोमिनेंट को हटा के। तो फिर डोमिनेंट को निकाल के सबसे ज्यादा नंबर किस में मिल रहा है आपको, 0.8 में, मतलब केस नंबर 1 में। तो डोमिनेंट को निकाल के आपको अगर इतना ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोर डाइवर्सिटी होगा। और जब आप आग बंद करके दो स्पीशीज निकालोगे तो देखने को मिलेगा कि जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पे अलग अलग स्पीशीज निकलने की संभावना है। जहां पे अगर एक ही एनिमल ज्यादा पाया जाता है, मान लो एलिफेंट है बहुत सारे, तो आप आग बंद करके निकालोगे तो वो एलिफेंट ही निकल के आएगा। और अगर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, लायन भी है, डियर भी है, टाइगर भी है, एलिफेंट भी है, ठीक है, पॉर्क्यूपाइन भी है, स्नेक भी है, तो फिर अगर आप आग बंद करोगे तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी वाले इलाके में अगर आप आग बंद करके स्पीशीज निकालोगे तो फिर चांस बनते हैं कि वो दो बार अलग अलग स्पीशीज आए, एक बार डियर का है, एक बार एलिफेंट का है। और अगर एक फॉरेस्ट में बहुत सारे एलिफेंट पड़े हुए हैं और लायन है ही नहीं, तो आप आग बंद करोगे तो वहां पे आपको एक ही स्पीशीज निकल के आएगा बार बार। तो जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना आप आग बंद करके निकालोगे तो अलग अलग स्पीशीज निकल के आएगी, जितना कम डाइवर्सिटी होगा उतना सेम स्पीशीज आएगा। तो ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो फिर भी ये समझ भी सकते हैं आप ऐसा क्यों मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि ग्रेटर द 1 माइनस डी वैल्यू ग्रेटर द डाइवर्सिटी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी ये फिर भी आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा तो इसको आप वापस से देखना, ठीक है। 100% आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो ये इतने अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। अभी हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से समझेंगे।
Let us understand Simpson's diversity index by taking an example of forest community which has 4 different tree species. कंसिडर करो, इमेजिन करो एक फॉरेस्ट कम्युनिटी जिसके अंदर 4 अलग अलग स्पीशीज है। वह जो यहाँ पे मैंने लिए है एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और बनाना। तो n मतलब एप्पल के स्पीशीज कितने हैं, मैंगो के कितने हैं, स्ट्रॉबेरी के कितने हैं और बनाना के कितने हैं। ये हमने देख लिया था कि हर एक स्पीशीज कितने मौजूद है उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को हम कैपिटल N से कंसिडर करेंगे। तो भैया यहाँ पे टोटल मार लो, 25 आ जाएगा। तो वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, दैट इज कैपिटल N इज 25 ओवर हियर। फिर हम n इंटू n-1 को कैलकुलेट करेंगे, मतलब 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, ये 2 हो जाएगा n मतलब, और 2 - 1 फिर क्या निकल के आएगा 2 इंटू 1, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 1 इज 2। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है सारे स्पीशीज के लिए। फिर आप इनको ऐड करना है, कितना आया 168। ये क्या है, समेशन ऑफ n इंटू n-1, ठीक है। तो इसका टोटल आ रहा है 168। अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में उसको इंसर्ट करेंगे। ये आपका फॉर्मूला है सिम्पसन्स डायवर्सिटी इंडेक्स का। बस अभी वैल्यू कैलकुलेट करना है, 168 अपॉन कैपिटल N 25 निकल के आया था, इंटू n-1 25 - 1 कितना है 24, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। 168 अपॉन 600 को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो 0.28 निकल के आता है। तो सिम्पसन्स इंडेक्स का वैल्यू है 0.28, और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डायवर्सिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - d, मतलब 1 - 0.28 कितना हो जाएगा 0.72। बस। और आप मानोगे नहीं, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, एज इट इज वो कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलते हैं। तो इससे आसान हो ही नहीं सकता, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला डाल के आपको आंसर निकालना, ठीक है। फिर एक आएगा शैनन डाइवर्सिटी, ये दूसरा इंडेक्स है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं। शैनन डाइवर्सिटी या फिर शैनन वियनर इंडेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय H डैश। ये बोलता है कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना अनसर्टेनिटी होगा इन पिकिंग एन इंडिविजुअल एट रैंडम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो जितना डाइवर्सिटी उतना कम चांस होगा कि आप जब आग बंद करके स्पीशीज उठा रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज का होगा। अगर कम डाइवर्सिटी है तो ज्यादा चांस होगा कि आप आग बंद करके उठाओगे तो वो सेम स्पीशीज का निकले, ठीक है। ये मेजर करेगा दो चीजें, स्पीशीज एवननेस और रिचनेस, दोनों के दोनों ये मेजर करेगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि अगर डाइवर्सिटी ज्यादा हुई और मैं आग बंद करके कोई स्पीशीज को उठाऊंगा तो वो सेम स्पीशीज का निकलेगा। अगर वो सेम स्पीशीज का निकलता है इसका मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी वहां पे कम है, अलग अलग स्पीशीज के नंबर कम है, इसलिए तो सेम निकल रहा है जब मैं आग बंद करके उठा रहा हूं। तो अगर डाइवर्सिटी कम होगा तो फिर वो सेम स्पीशीज निकल के आएगा बार बार। तो इससे आपको क्या अंदाजा आ जाएगा, स्पीशीज रिचनेस के बारे में भी अंदाजा आ जाएगा। आप बोल सकते हो अरे यहाँ पे तो स्पीशीज या फिर यहाँ पे सेम स्पीशीज रिपीटेड है बहुत बार, या फिर बहुत ज्यादा एक ही नंबर के स्पीशीज है, एक ही टाइप के स्पीशीज है, तो आपको ये अंदाजा आ जाएगा। आपको दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, वापस से अगर आप आग बंद करके कोई स्पीशीज उठा रहे हो और वो बार बार पर्टिकुलर स्पीशीज का निकले, तो फिर आप ये भी सोच सकते हो कि अगर वो बार बार एक ही स्पीशीज का निकल रहा है तो एक तो भैया यहाँ पे वो कॉमनली फाउंड है, या फिर उसका नंबर ज्यादा है, और उसका नंबर ज्यादा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे स्पीशीज इवननेस कम हो जाएगा। तो ये 2 in 1 है इसका काम, ये दोनों चीजें बता सकता है आपको, ठीक है। वैसे सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स में नहीं था, वहां पे आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जब मैं आग बंद करके किसी को उठा रहा हूं तो वो सेम स्पीशीज का निकले। तो इससे आपको सिर्फ कॉमन या डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी आपको।
वो सेम स्पीशीज का निकले बस। तो इससे आपको सिर्फ डोमिनेंट या कॉमन स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी और आपको वहां पे सिर्फ स्पीशीज इवननेस की इंफॉर्मेशन मिलती। यहाँ पे दोनों की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, रिचनेस की भी और स्पीशीज इवननेस की। डोमिनेंट इंडेक्स जो है आपका सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, वहां पे को ये पता ही नहीं चलेगा ना कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, वो नहीं पता चलेगा आपको। वहां पे आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि डोमिनेंट स्पीशीज कौन सा निकल के आ रहा है, ठीक है, और वहां पे कितने डोमिनेंट स्पीशीज है या नहीं है। होगा तो स्पीशीज इवननेस कम हो जाएगा, डोमिनेंट नहीं होगा तो स्पीशीज इवननेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आपको डिफरेंस? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करके आप मेमोराइज करोगे तो फायदा नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके जाएंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा आपको और फिर सॉल्व करने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं ज्वाइन मेरे अंडर। ऑफलाइन पढ़ना चाहते तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद पर्सनल अटेंशन देता हूँ और ऑफलाइन में आप खुद मेरे अंडर पढ़ोगे। फिर यहाँ पे लिखा है एज शैनन इंडेक्स इंक्रीज, ठीक है, एच की वैल्यू इंक्रीज हो गई, बोथ रिचनेस एंड इवननेस ऑल्सो इंक्रीज। सही बात है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना कम चांस होगा कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज या सेम स्पीशीज निकल के आए, उतना कम चांस होगा। तो अगर शैनन इंडेक्स बढ़ रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि रैंडमली उठाऊ, तो पर्टिकुलर स्पीशीज नहीं निकल के आना चाहिए। तो जितना ज्यादा आपका डाइवर्सिटी इंडेक्स होगा उतना डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, और जितना डाइवर्सिटी ज्यादा होगा उतना जब आप आग बन करके स्पीशीज को निकालोगे तो वो रैंडम या फिर वो अलग स्पीशीज का होगा, पर्टिकुलर स्पीशीज का नहीं निकलेगा। तो जितना इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा उतना रिचनेस भी बढ़ेगा आपका और इवननेस भी बढ़ेगा, क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा। इसका मतलब जब आप आग बन करके किसी को उठाओगे तो वो डिफरेंट स्पीशीज का निकलेगा। तो डाइवर्सिटी ज्यादा है, अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो स्पीशीज रिचनेस भी आपका ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज निकलेगी। और ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज निकल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, या फिर जब आप आग बंद कर रहे हो तो बार बार एक ही स्पीशीज नहीं मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमिनेंट स्पीशीज कॉमनली फाउंड स्पीशीज एब्सेंट है या फिर कम है, और अगर वो कम है तो स्पीशीज इवननेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है इसको। तो जो मैं ये बोल रहा हूँ बार बार कि आग बंद करके उठाया, आग बंद करके उठाया, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। ऐसे आप अगर सोचोगे तो ही आपको ये इंडेक्स का समझ में आ जाएगा, वरना तो आप अगर फर्स्ट टाइम में ये पढ़ रहे होगे तो आपके पूरे दिमाग के ऊपर से जाता होगा कि ये क्या है क्या नहीं। तो वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया इसके अंदर। इसका फॉर्मूला अभी तो आगे की चीजें आसान है, एच डैश इक्वल टू समेशन पी आई एल एन पी आई। तो पी आई के बाद ये जो है ये मल्टीप्लाई करना है आपको, पी आई का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एल एन इंटू पी आई का वैल्यू या फिर एल एन पी आई का वैल्यू। यहाँ पे ये जो एस है, ये एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, तो स्पीशीज रिचनेस के लिए है ये। और पी आई क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का रिलेटिव अबंडेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे पी आई को, स्मॉल एन बाय कैपिटल एन। उसमें से मैंने पिछले बार भी बोला आपको, स्मॉल एन मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज का कितना नंबर है, एप्पल का पौधे का कितना नंबर है, मैंगो के ट्री का कितना नंबर है, वो टाइप। और टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज मतलब सारे, आग बंद करके मैं सिर्फ काउंट करूंगा, जितने उतने सारे काउंट करूंगा, तो उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी एक ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इसको समझते हैं। इसके अंदर भी एक कंसिडर करो, आपको फॉरेस्ट कम्युनिटी है या फिर एरिया है, उसके अंदर सिर्फ 4 ट्रीज देखने को मिल रहा है आपको, एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना। एप्पल के वहां पे 5 ट्री है तो एन का नंबर यहाँ पे 5 हो गया। मैंगो का एक ही ट्री है तो एन का नंबर यहाँ पे 1। स्ट्रॉबेरी के 7 ट्री है तो स्मॉल एन का नंबर 7। बनाना के 10 ट्री है तो स्मॉल एन का नंबर 10। आग बंद करूंगा, जितने ट्री से वो सब कैलकुलेट करूंगा, कितना निकल के आ रहा है आंसर, एन इक्वल टू 23। और ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पी आई को कैलकुलेट करना है, क्योंकि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच स्पीशीज, हर एक स्पीशीज का अबंडेंस कितना नंबर है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे,
एप्पल के स्पीशीज कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल स्पीशीज कितने। तो एप्पल्स के स्पीशीज 5 है, टोटल स्पीशीज 23 है। तो इससे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एप्पल का नंबर जो है वो निकल के आएगा, कितना है 0.217। ऐसे ही आपको मैंगो का कैलकुलेट करना है, वो 1/23 होगा। स्ट्रॉबेरी का कैलकुलेट करना है, वो 7/23 होगा। बनाना का कैलकुलेट करना है, वो 10/23 होगा। तो ये आ गया आपका पीआई का वैल्यू। अभी एलएन पीआई निकलना है, तो बस आपको अभी सीएसआर नेट में तो कैलकुलेटर नहीं मिलता है आपको, इसलिए या तो वो एलएन पीआई का नंबर आपको दे देंगे, वैल्यू दे देंगे आपको टेबल के अंदर, आपको खुद से वो कैलकुलेट करने को नहीं देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। एलएनपीआई बिना कैलकुलेटर का पॉसिबल नहीं है। तो मोस्टली अगर उनको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना ही है तो वो एलएनपीआई का वैल्यू जरूर आपको देगी, बाकी का आपको खुद कैलकुलेट करना होगा फिर। ठीक है, फिर अगर मैं एलएनपीआई निकालू इसका, तो आप कैलकुलेटर में भी, मोबाइल के कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना है, एलएन टाइप करना है या फिर एलएन पे क्लिक करना है, और आगे 0.217 जब आप टाइप करोगे उसके अंदर, तो फिर ये आंसर आपको निकल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। वैसे इसका ये और इसका है ये। फिर फॉर्मूला में डालने के लिए आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पी आई इंटू एल एन पी आई। तो मैंने क्या किया फिर 0.217 इंटू -1.527। मैंने जब ये किया तो मेरा आंसर निकल के आया ये -0.331। ऐसे ही बाकी के 3 अलग स्पीशीज के लिए कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में आपको पता है कि समेशन पी आई एल एन पी आई लगेगा, तो हमको जाहिर सी बात है इनको सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आंसर क्या निकल के आएगा, -1.188। और एच डैश की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव ऑफ समेशन पी आई एल एन पी आई। कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये डालना भूल गया हूँ, तो ध्यान से यहाँ पे नेगेटिव डाल दो आप। यहाँ पे क्या डालना है, नेगेटिव। ठीक है, इसको ना भूले, ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव है ये। तो पहले आपकी वैल्यू नेगेटिव 1.188 आ रही थी, और हमने क्या किया, एच डैश के लिए हमको पता है कि नेगेटिव ऑफ समेशन पी आई एल एन पी आई डालना पड़ेगा, तो बाहर माइनस साइन है, अंदर आपने जो कैलकुलेट किया वो डाल दिया मैंने। तो क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये, और आंसर आएगा आपका 1.188। 1.188 ये आंसर आ गया। समझ में आपको? इसका मतलब ये यहाँ पे आपको सोचना ये था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंगो का नंबर सिर्फ 1 है, मतलब वो रेयर है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है ना वैल्यू। अगर हम -0.135 को कैलकुलेट ही नहीं करते, तो फिर यहाँ पे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है आपको इसके वैल्यू में। लेकिन यहाँ पे ये ट्री रेयर होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडेक्स के अंदर। इसलिए ये टाइप का इंडेक्स जो है ये बायोलॉजिस्ट के लिए वैल्यूएबल माना जाता है टू स्टडी रेयर स्पीशीज। क्योंकि सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स में तो आपको पहली बात तो आप ये कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कि रेयर स्पीशीज जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या आप कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, तो ये देखो कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, क्योंकि वो जो सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो डोमिनेंट स्पीशीज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर कॉमनली फाउंड स्पीशीज के लिए कैलकुलेट करते हैं। वहां पे रेयर की बात आती ही नहीं है, और वहां पे अगर रेयर कुछ कंट्रीब्यूट किया भी तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना किया है, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट के बारे में ही आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो अगर आपको रेयर स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है ये फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, फिर एक और इंडेक्स पूछा गया है एग्जाम में 2-3 बार, सीएसआर नेट में तो मुझे दिखा है ये, पाइलूस इवननेस इंडेक्स रिप्रेजेंटेड बाय जे डैश। ये मेजर करेगा सिर्फ और सिर्फ इवननेस, नॉट स्पीशीज रिचनेस।
सिर्फ इवननेस को ये मेजर करेगा। रेशियो, इसका रेशियो क्या होता है, एच डैश अपॉन एच डैश मैक्स। एच डैश मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच डैश फाउंड व्हेन ऑल स्पीशीज आर इक्वली अबंडेंट। ऑल स्पीशीज इक्वली अबंडेंट, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से, डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट हो गया, डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट होगा यहाँ पे। और जब डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट होता है तो आपको पता ही है कि एच जो है, एच या फिर डोमिनेंट स्पीशीज अगर एब्सेंट हुआ तो वहां पे आपका स्पीशीज इवननेस ज्यादा होगा और डाइवर्सिटी भी वहां पे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच डैश जो है ये आपको एग्जाम में ही दी जाएगी, क्वेश्चन में ही दी जाएगी, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये एग्जाम में दी जाएगी आपको। और आपको सिर्फ बोलेगा कि जे डैश का, आपको जे डैश को कैलकुलेट करना है। बहुत बार तो उन्होंने एच डैश की भी वैल्यू दे दी थी, एच डैश मैक्स की भी वैल्यू दे दी थी और बोला था कि बताओ पिलूस या फिर पाइलूस इवननेस इंडेक्स कितना है, या फिर आपको वो टेबल दे देगी ये वाला, ठीक है, LNPI वो दे देगी खुद से इजी वाले वैल्यूज, और आपको बोलेगी फिर कि पाइलूस इवननेस इंडेक्स की वैल्यू बताओ। तो फिर आपको जाहिर सी बात है फिर एच डैश को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एच डैश मैक्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बस वो दोनों को वैल्यू में पुट करो फॉर्मूला में, आंसर निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या है जे डैश कैलकुलेट करने का, यही फॉर्मूला है, समझ में आपको। इसका वैल्यू लाई करता है 0 to 1 में। तो जितना इसका वैल्यू बढ़ेगा, उसके नाम से पता चल रहा है कि जितना इसका वैल्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा इवननेस होगा। तो 1 का मोस्ट इवननेस आप कंसिडर करो, मोस्ट इवननेस मतलब सारे स्पीशीज इक्वली अबंडेंट आप मान सकते हैं। मोस्ट इवननेस कब पॉसिबल है, जब डोमिनेंट स्पीशीज एब्सेंट हो, एब्सेंट। और 0 मतलब लीस्ट इवननेस, लीस्ट इवननेस, ठीक है, मतलब एक ही स्पीशीज ज्यादा अबंडेंट देखने को मिलेगा, बाकी स्पीशीज कम देखने को मिलेगी, फ्लक्चुएशन आएगा। कब आएगा ये फ्लक्चुएशन, जब डोमिनेंट या शक्तिशाली स्पीशीज कंपीट करे दूसरे के साथ, या फिर ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो, तो ये देखने को मिलेगा हर एक जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। और अभी इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो ये 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप मेरे एक्सप्लेनेशन से ध्यान से समझोगे तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है, हालांकि यहाँ से पार्ट बी में सवाल आता है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से। बच्चे क्या करते हैं, ये पढ़ते ही नहीं है, अभी ये उनको लगता है कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यहाँ से आता है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान है, मतलब ये तो बच्चों वाला ही है, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड का या फिर फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी सॉल्व करेगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं। कोई भी जो बायोलॉजिस्ट है, अगर उसको एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी करना है, आप फॉरेस्ट के अंदर गए, तो आप क्या करोगे, वो फॉरेस्ट के एरिया को डिवाइड करोगे, आप रस्सी से या किसी से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि वो डिवीजन में आपको देखने को मिलता है कि कोई कीड़ा दूसरे इलाके में देखने को मिल रहा है, कोई कीड़ा यहाँ पे है, कोई एनिमल दूसरे जगह पे, तो वो इलाके में होते हैं अपने अपने, तो फिर वो डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर टू बी स्टडीड, और फिर वो क्वाड्रेंट्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इससे एक तो काम आसान भी हो जाता है थोड़ा सा, वरना आप इतना बड़ा फॉरेस्ट है उसके अंदर आप काउंट करने जाओगे और वो भी एनिमल से वो दौड़ते रहते हैं यहाँ से वहां, तो वो मुश्किल हो सकता है पूरा फॉरेस्ट एक साथ स्टडी करना। तो आप उसको कुछ हिस्सों में बांटोगे, ठीक है, और फिर आप स्टडी करोगे कि ये एरिया में या फिर ये पीस में या फिर ये क्वाड्रेंट में, ये टुकड़े में क्या क्या स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, कितने स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ एरियाज वेयर स्पीशीज ऑब्जर्व, तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 क्वाड्रेंट्स, या फिर ये इसके अंदर आप देख सकते हो कि 5 जगह मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एरियाज वेयर स्पीशीज ऑब्जर्व, ये 5 जगहों में से कितने एरिया है कि जहां पे आपको स्पीशीज मिले, कितने एरिया, तो ये एक एरिया है 1, ये एक एरिया है 2, और ये एक एरिया 3।
क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 में मुझे स्पीशीज देखने को नहीं मिल रहे, तो मैं उनको कंसिडर नहीं करूंगा। तो टोटल क्वाड्रेंट्स में से कितने क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं कि जहां पे स्पीशीज देखने को मिले? तो भैया 3 क्वाड्रेंट में मुझे देखने को मिले स्पीशीज, और टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 5 है, तो 3/5 कितना हुआ? 0.6 या फिर 60%। ये आपका निकल के आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेट करूंगा डेंसिटी। डेंसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितने अलग अलग क्वाड्रेंट में? ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/5, सॉरी 2/5, क्योंकि 2 ही टाइप के स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं आपको। हम बार बार स्पीशीज ए को कैलकुलेट क्यों करें? हमको टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज। तो टोटल नंबर तो भैया 2 ही है। स्पीशीज ए 2 बार है, लेकिन उसको डबल कैलकुलेट नहीं करना है। अलग अलग स्पीशीज कितने हैं? 2, बस वो लिखना है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया है, तो इसको आप चेंज कर देना, 2/5 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 2/5 का क्या निकल के आएगा आंसर आपका? 20/40.4 निकल के आएगा शायद। हाँ 0.4, तो इसका आ जाएगा 0.4। तो कितने अलग अलग स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। अभी अबंडेंस में क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर स्पीशीज इज प्रेजेंट। मतलब अभी स्पीशीज बी है तो बताओ कितनी बार प्रेजेंट है, स्पीशीज ए है तो बताओ कितनी बार प्रेजेंट है। तो स्पीशीज ए तो भैया 2 बार प्रेजेंट है यार, तो 2 लिख दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स 5। तो स्पीशीज ए के लिए 2/5 दैट इज 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। स्पीशीज बी प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है? तो ये तो भैया एक ही बार प्रेजेंट है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा 0.2। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना। तो या तो वो पार्ट सी में भी आपको दे सकते हैं ये, या पार्ट बी में भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके ऊपर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा सा चार्ट ही दे देंगे वो आपको, 1 1 प्लस माइनस ये करके कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन उसका सॉल्व करने का तरीका यही होगा। पता नहीं बच्चे डर क्यों जाते हैं कि वही यही होता है वो, और वो कंफ्यूज करके आपको कुछ अलग दे देते हैं, कुछ तो नया बना के। यही होता है वो। आपको डर के भाग नहीं जाना है क्वेश्चन पढ़ के, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बारे में सोचो कि ये होगा या नहीं होगा सॉल्व। अगर आपको लग रहा है कि ये होगा ही नहीं सॉल्व, तब आपको क्वेश्चन स्किप करना है। बहुत बार मैंने ये देखा है कि सीएसआर नेट वालों को ये पता होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन देख के भाग जाते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। ये नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में एकदम अजीब वो दे देते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन के अंदर तो आंसर होता भी नहीं। आपने पिछले अटेम्प्ट में ही एक क्वेश्चन पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का स्ट्रक्चर दे दिया था उन्होंने सीधा, बी फॉर्म ऑफ डीएनए और ए फॉर्म ऑफ डीएनए। उन्होंने वो बोला ही नहीं था आपको एनालाइज करने के लिए, ऑप्शन में ही दिया था कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए 11 टन लेता है या 10.5 लेता है या 15 लेता है। तो अगर आपको सिर्फ ऑप्शन पता होता या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होती, बी फॉर्म ऑफ डीएनए और ए फॉर्म ऑफ डीएनए की कितना टन लेता है, सीधा आंसर था वो आपका 4 मार्क का। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देख के वो भाग गए। उसके बाद में जब उन्होंने घर पे जाके जब अच्छे से पढ़ा क्वेश्चन, तो उनको पता चला कि अगर ये इसको इंटरप्रेट करना ही नहीं था आपको, आपको सिर्फ ऑप्शन पढ़ने थे। ठीक है, तो भागना नहीं आपको। हो सकता है इसके बारे में वो ए बी सी डी ई 5 स्पीशीज दे दे, फिर लेफ्ट साइड में वो 1 2 3 4 5 क्वाड्रेंट दे दे, और ऊपर स्पीशीज 1 2 ए बी सी डी ई दे दे, प्लस माइनस करके ऐसा एक क्वेश्चन बना देंगे वो। ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, आ सकता है। ये अभी मेरे दिमाग में आया है, तो उनके दिमाग में भी आएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही होगा। मेनली आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन बताया वो आ सकता है 4 मार्क के लिए, अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही था न्यूमेरिकल पार्ट, और आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसा एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी, देख लो आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, डाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।